एक गरीब किसान अपने परिवार को छोड़कर शहर में कमाने के लिए अपने सपने पूरे करने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके सपनों में पंख बड़ी जल्दी लगता है और बड़ी जल्दी ज़मीन पकड़ता है। लेकिन एक दिन बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब उसकी मौत की कारण की सच्चाई लोगों के सामने आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के कलेजा तक थर्रा जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तय तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी वजह से पढ़ना के यह जो वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों अगर आप पहली बार भी आए हुए हैं, एक बार अपने नाम और साथ में अपनी जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि नाम आपका लास्ट के कल लिया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी का ही राजधानी पड़ती है लखनऊ, और ठीक उसी में ही गाजीपुर एक थाना पड़ता है और उसी का इस्माइलगंज पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 18 मार्च का ही। अब दिन होता है, सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त इस्माइलगंज में ही जो लखनऊ और फैजाबाद राजमार्ग पड़ता है, उसी राजमार्ग पर KTL वर्कशॉप है, उसी के पास होता है एक अवैध मकान होता और निर्माण होता है। तो उसी में कुछ व्यक्ति दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद उनकी नज़र वहीं पर पड़े एक व्यक्ति पर पड़ता है। वह देखकर पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं और उसी वक्त इसकी सूचना जो होता है गाजीपुर पुलिस थाने में दे देते हैं। और गाजीपुर पुलिस थाने को जब खबर लगता है, तो उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब अपने से बड़े अधिकारी यानी कि थाने प्रभारी नवेंद्र सिंह सिरोहित को दे देते हैं। वह भी खबर पाते हैं। खबर पाने के बाद अपने दरबार टीम को लेते हैं और चंद घंटे के अंदर जो होता है वहीं अर्धनिर्माण मकान में पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं लोगों का जमावड़ा वहां तो लग चुका होता है, लेकिन जमावड़े में जो लोग होते हैं पुलिस को जिप्सी को दोस्तों पहले तो हट जाते हैं। पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती, देखती कि सही में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में और पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम डेड बॉडी के जब करीब नज़र मारती तौर तरीके से, तो देखती है कि उस व्यक्ति की जो उम्र है लगभग 38 साल के आसपास ही होगा। लेकिन उस व्यक्ति के शरीर पर कोई भी ना चोट होता ना मचोट होता है, सीधा साधा दिख रहा होता। पुलिस की टीम बड़े असमंजस में पड़ जाती कि आखिर यह व्यक्ति यहाँ आया कैसे, आने का कारण क्या हो सकता है, क्या किसी के रिश्तेदार है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है, वहाँ जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं, उसी वक्त उस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त करवाने के लिए लोगों से पूछताछ करती है। काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन जो भी लोग देखते वह पहचानने से इनकार कर जाती है। पुलिस की टीम काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है। आखिर पुलिस की टीम करे तो करे क्या। तभी वहाँ फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है, अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है और कुछ सबूत इकट्ठा कर लेती है। अब पुलिस की जो टीम होती है पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है, अब उसी में मोर्चरी में भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लेती है और इस केस को सुलझाने के लिए लग जाती है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है और साथ में अज्ञात डेड बॉडी का जो फ़ोटो होता है, उस फ़ोटो को अपने ज़िले के जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करा दिया जाता और साथ में अपने मुखबिरों को भी फ़ोटो को देकर जगह जगह जान पहचान के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस की टीम इधर शिनाख्त करने के लिए लग जाती है, काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन 2 दिन का वक्त निकल जाता है। लेकिन उस अज्ञात डेड बॉडी का अब शिनाख्त नहीं हो पाता। पुलिस की टीम भी काफ़ी सोच में पड़ जाती है और पुलिस के सामने हर वक्त चैलेंज आ रहे थे कि आखिर जब तक इस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो सकता तब तक हम तो हत्यारे तक पहुँचेंगे नहीं। आखिर पुलिस अब करे तो करे क्या। और तभी पुलिस के सामने उस अज्ञात डेड बॉडी का अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी निकल के आ जाता है। पता चलता है इस व्यक्ति की जो मौत हुई है बड़े ही बेरहम तरीके से हुई है, यानी कि सांस फूलने की वजह से हुई है। पहले पेट में काफ़ी औषधि वाले पदार्थ पड़े हुए होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या हो सकता है।
बिना जान पहचान के पेट में कोई नशीला पदार्थ जा तो नहीं सकता, यानी कि कोई उस व्यक्ति का अपना हितैषी होगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस को अब सुलझाने के लिए अपनी एक जरिया निकालती है। बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर वहाँ मीटिंग भी किया जाता है, लेकिन तब भी जो होता है वहाँ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता कि आखिर इस व्यक्ति का शिनाख्त है अब कैसे किया जाए। पुलिस की जो टीम होती है अब घटनास्थल पर दोबारा अपनी निगाह सिर्फ दौड़ाती है, उसके बारे में कुछ राय मशवरा लेती है। तभी पुलिस के सामने उस अज्ञात डेड बॉडी का शर्ट नज़र आ जाता है। पुलिस की टीम के पास रखा हुआ शर्ट होता है। पुलिस की जो टीम होती है उस शर्ट को अपने पास रखती है और उसी शर्ट पर एक स्टिकर लगा होता है, न्यू आज़ाद टेलर, जो ठीक है गोसाईगंज लिखा होता है। अब पुलिस के सामने थोड़ी मोड़ी सबूत तो दिखती है, छोटा मोटा एक सुई की नोक के बराबर दिखता है। आखिर पुलिस की टीम बड़ी उलझन में पड़ जाती है कि आखिर अगर हमें इस व्यक्ति की शिनाख्त करनी है, हत्यारे को अपने कब्जे में लेना हुआ भी बड़ी जल्द, तो सबसे पहले हमें इस टेलर का अता पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस इलाके में एक ही न्यू आज़ाद नाम का टेलर नहीं होता, बल्कि यह टेलर कई ज़िलों में होते हैं। यहाँ तक कि सुल्तानपुर ज़िले में भी गोसाईगंज पड़ता है और लखनऊ में भी गोसाईगंज पड़ता है और साथ में फैज़ाबाद में भी गोसाईगंज पड़ता है। आखिर पुलिस की टीम कहाँ जाए, कहाँ पता करे कि न्यू आज़ाद टेलर का अपना खुद का दुकान है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है वह तब भी हार नहीं मानती, इस चैलेंज को भी स्वीकार कर लेती, अपने हिसाब से मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती और मुखबिर लग जाते हैं, लखनऊ में जाते हैं गोसाईगंज। वहाँ एक टेलर के पास तो पहुँचते हैं, उसी टेलर पता चलता हुआ टेलर की जो दुकान काफ़ी पुराने होते, उससे पूछा जाता है तो कहने लग जाता कि साहब यह जो कपड़ा है यह कपड़ा हमारे दुकान का सिला नहीं है। पुलिस की टीम वहाँ से खाली हाथ भी लौट आती है। अब इधर पुलिस की टीम टेलर के बारे में जांच पड़ताल करते करते 48 घंटे का वक्त निकालने के लिए पूरी तरह से बेबस हो जाती है। तभी कुछ मुखबिर होते हैं, वह जो मुखबिर होते हैं अब गाजीपुर पहुंच भी जाते हैं और जब पहुंचते हैं तो इस इलाके में जाकर गोसाईगंज के ही एक जाना माना टेलर होता है वहां पहुंचते हैं। और जब टेलर के पास पहुंचते जैसे ही उस कपड़े को रखा जाता है तो एक व्यक्ति होता है वहीं खड़ा होता है, जो टेलर के दुकान में काम करता था। वह व्यक्ति जैसे ही अब कपड़ा को देखता तुरंत कहने लग जाता कि साहब या तो हमारे अपने जिगरी दोस्त है, अब कल्लू का है। पुलिस की टीम कहने लग जाती आखिर कल्लू का शर्ट है, कैसे आपको पता है? तो वह जो व्यक्ति होता कहने लग जाता कि साहब आखिर में कल्लू जो होता है एक कपड़े का बहुत शौकीन होता है, यहाँ तक कि मॉल में हमारे साथ जो होता है अभी कुछ ही माह पहले यह कपड़े लेकर अपने हाथों से यहाँ निकला हुआ था, हमें अच्छी तरह से ध्यान, यह कपड़ा उसी का है। पुलिस की जो टीम होती है उस व्यक्ति से अब वही कुछ अहम सुराग लेने के लिए कुछ पूछताछ करती अपने तौर तरीके से। लेकिन जब वह व्यक्ति पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब असल में कल्लू जो होता है नूरपुर बेहटा पड़ता है, वहीं का रहने वाला है, उसके गांव में उसके अपना माता पिता रहते हैं, लेकिन साहब कल्लू जो होता है मौके पर लखनऊ रहता है। पुलिस की टीम लेकिन खबर जब पाती है, पाने के बाद उसी वक्त जो होता है अपने दल बल टीम को लेती और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए अब नूरपुर बेहटा पहुंच जाती है गांव में। तो जब पहुंचती है तो पता चलता है कि कल्लू के घर में उसकी अपनी पत्नी राजकुमारी होते हैं और उसके अपने पिताजी होते हैं। पुलिस की टीम उन दोनों के पास जाती है और पानी के पास उनसे पूछने लग जाती है कि आपका अपना कोई बेटा अब कल्लू है। जैसे इस तरह की बात वहाँ पर खड़े वह व्यक्ति सुनता करने लग जाता है कि साहब हाँ हमारा बेटा कल्लू है, लेकिन उसका जो निक नेम है वह कल्लू नहीं है बल्कि उसका नाम संतोष है। अब पुलिस की टीम जैसी संतोष नाम की जिक्र सुनती है तो उसी वक्त अपने जेब में रखे हुए जो फ़ोटो होता है निकाल कर उसी वक्त बुजुर्ग व्यक्ति के सामने रख देती, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होता। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति जैसे ही उस अनजान फ़ोटो को देखते हैं, देखने के बाद दहाड़े मार कर वहीं चीख चिल्ला पड़ते। बगल में खड़ी राजकुमारी होती कहने लग जाती है कि साहब या तो हमारे पति संतोष हैं, वह भी वहीं चीख पड़ती है। पुलिस की टीम को यकीन हो जाता कि बस करो यह संतोष है। उसी वक्त दोनों को अपने साथ लिया जाता है और लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है मोर्चरी पहुंच जाती है और मोर्चरी में रखे हुए डेड बॉडी को दिखाया जाता है। और जैसे डेड बॉडी को राजकुमारी और साथ में राजकुमारी के अपने ससुर देखते हैं तो दहाड़े मार कर वह भी वहीं चीख पड़ते हैं। पुलिस की टीम दोनों को सांत्वना दिलाती है, शांत करवाती है। करवाने के बाद वही घटना स्थल के बारे में उनके सामने कुछ जिक्र कर देती है। इधर वह भी मना कर जाते हैं कि साहब हमें नहीं पता है कि हमारा जो बेटा है आखिर वहाँ कैसे जा सकता। पुलिस की टीम कहने लग जाती है आपको क्या लगता है आपके बेटे के साथ है इस तरह के हथकंडे कौन अपना सकता है। इधर राजकुमार के जो अपने पिता होते कहने लग जाते कि साहब हमें पूरी तरह से पता है
कि हमारी जो बहू है इसके बारे में पूरी जानकारी रखती होगी। पुलिस की जो टीम होती है अब राजकुमारी से पूछताछ करती है। काफ़ी तौर तरीके से पूछताछ किया जाता है। काफ़ी सोच विचार के बाद राजकुमारी कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो अपने पति हैं संतोष, उन्हीं की एक करीबी प्रेमिका है रिंकी तिवारी, और साथ में रिंकी तिवारी का ही एक अपना प्रेमी भी है रिंकू मिश्रा। इन्हीं दोनों के ऊपर हमें पूरी तरह से शंका है। पुलिस की टीम जैसे ही शंका जाहिर पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब इधर राजकुमारी से कुछ अहम और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है सीधा का सीधा शक जो होता है अब रिंकी और साथ में अब रिंकू मिश्रा पर चला जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब में मुकदमे को अलर्ट कर देती है। सबसे पहले रिंकू का मोबाइल नंबर लिया जाता है, लेकिन जब कॉल किया जाता है तो उसका नंबर बंद बताया जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सर्विलांस की मदद लेती है और सर्विलांस की मदद के तहत पर जो होता है एक हफ्ते के अंदर जो होता है अब रिंकी तिवारी और साथ में रिंकू मिश्रा को अपने कस्टडी में लिया जाता है और लेकर थाने पहुंच जाते हैं पुलिस। लेकिन जैसे ही अब रिंकू और साथ में रिंकी से पूछताछ किया जाता तो कहने लग जाते कि साहब हमें नहीं पता है कि संतोष है कौन। लेकिन पुलिस के सामने इनका लास्ट लोकेशन और डिटेल भी होता है, वही दुकान के निकाले हुए लोकेशन दोनों के सामने रखा जाता है और जैसे देखते हैं तो दोनों टूट जाते हैं और उसी वक्त संतोष की हत्या का जुल्म में कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने रखते हैं इससे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश जो पड़ता है उसी का ही जाना माना शहर पड़ता है लखनऊ, और उसी में गोसाराम एक कस्बा लगता है और उसी में नूरपुर बेहटा पड़ता है। वहीं के रहने वाले महाराज बख्श सिंह होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है रानी, लेकिन उनके टोटल एक इकलौता बेटा ही होता है। लेकिन महाराज बख्श सिंह जो होते हैं बड़े ही खेतिहर वाले किसान होते हैं। उनके गांव में उनका काफ़ी मान सम्मान होता है। लगभग 70 के करीब उनके बिगहे खेती होती है। लोग उन्हें तरह तरह के नामों से जानते हैं। मुखिया भी कहते थे। लोग इनकी मान सम्मान में कोई कसर भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन समय के हिसाब से इधर संतोष जो होता है अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ जो होता है अब खेती में उलझ जाता है। उलझने की वजह से इधर महाराज बस को लगने लग जाता है कि हमारा जो बेटा है अब पूरी तरह से शादी की दहलीज पर पहुँच चुका है। तो उसी वक्त अपने बेटे के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। लेकिन ठीक है, काफ़ी साल पहले जो होता है इधर मोहन जो लालगंज पड़ता है उसी इलाके के रहने वाली राजकुमारी होती है जो खूबसूरत होती है। अब खूबसूरत लड़की पाकर इधर जो होता है संतोष तुरंत ही हमें भर लेता और संतोष के साथ जाकर राजकुमारी की जो शादी थी तौर तरीके से हो जाती है। और राजकुमारी इधर संतोष के साथ जो होता है उस इलाके में जाकर तौर तरीके से अब रहना शुरू कर देती है। वक्त बीतने लग जाता है, लेकिन साल पर दाल ऐसे बीत जाता है ना संतोष को पता लगता है और ना राजकुमारी को भनक लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई खटोस मटोस हुआ है। लेकिन इसी बीच संतोष जो होता है अब 2 बेटे का बाप भी बन जाता है। अब बेटे होने के नाते पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब बढ़ने की वजह से अपने हिसाब से पैसे जुआने के लिए इधर उधर जो होता है अपना मुँह मारना शुरू कर देता है। आखिर कोई रास्ता भी नहीं दिखता। तभी इसी बीच इसकी जो दोस्ती होती है कुछ ऐसे दोस्तों से हो जाती है कि जो पूरी तरह से लफंगई में पूरी तरह शामिल होते हैं। और इधर कुछ दिन बाद संतोष भी शामिल हो जाता है। उन्हीं के साथ शराब पीने की अपनी लत लगा लेता है और जब लत लगा लेता है तो रोज़ शाम को उसकी आदत बन जाती है शराब पीकर घर लौटना। और राजकुमारी जब देखने की वजह से 2-3-4 बात कहती कि छोड़ दो, नहीं परिवार की पूरी तरह से तहस नहस निश्चित है। लेकिन राजकुमार की जो पत्नी होती है अब इधर संतोष अपनी पत्नी राजकुमारी की एक बात नहीं मानती है। ना मानने की वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं, सिलसिला चलने लग जाता है। और तभी इसी बीच संतोष को भी ध्यान आता है कि हमारे गांव के कुछ लड़के हैं, नवयुवक हैं, अब वह शहर जाते हैं लखनऊ, बड़े तौर तरीके से कमा रहे हैं। उनके पास भी हमसे कम खेती है जो कि रोड पे है और उस ज़मीन को आप बेच लिए और बेच कर अपने परिवार सहित लखनऊ में बढ़िया मकान ले लेते हैं और वहीं पर रहते हैं और अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों का दाखिला बड़े ही इंग्लिश मीडियम में करवा देते हैं। परिवार खुश है तो हम भी खुश रह सकते हैं। ये सब सोच कर संतोष भी सोच लेता है कि हमें भी फैसला लेना चाहिए और उस फैसले के हिसाब से आकर अपने पिता के सामने जिक्र करता कहने लग जाता कि पिताजी अब हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम भी अपने हिस्से की जो ज़मीन है उसको बेच कर अब शहर लखनऊ जाएंगे और वहाँ जाकर बढ़िया सा एक बिजनेस करेंगे और अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहेंगे। यह बात जैसे ही अब बच्चे सिंह सुनते तो पूरी तरह से दंग से रह जाते, कहने लग जाते कि बेटा यह जीते जी कतई हो नहीं सकता है। गांव में क्या कमी है, लोग शहर से गांव में आते हैं
और गांव में अपनी ज़िंदगी और जीना चाहते और तुम हो गांव से सारी दौलत बेच बाज के शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हो। लेकिन जब इस तरह की बात संतोष सुनने के बाद कहने लग जाता कि पिताजी हमें कुछ सुझाव नहीं देता है, हमें जो करना हमें करने दो, हमारे इस काम में अड़ंगा मत बनो, क्योंकि हमें पता है जो नहर है उसी के बगल जो 60 बीघा खेती है उस खेतिहर ज़मीन को हमने बेचने के लिए सौदा तो कर लिया है। अब यह बात जैसे ही इधर बख्श सिंह सुनते पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं। वह भी नहीं समझ पाते कि हमारे बेटा अब कैसा फैसला ले चुका है, क्योंकि जो 4 बीघा ज़मीन होता है लगभग 60 लाख के इर्द गिर्द बिकने वाला होता है। उसका सौदा पहले से संतोष करके बैठा होता है। लेकिन इधर जैसे बख्श सिंह पता पाते हैं अपने बेटे को हिदायत देते कि बेटा वह ज़मीन तुझे बेचना नहीं है। लेकिन इधर राजकुमारी भी खबर पाती, अपने पिता की तरफ अपने ससुर की तरफ हो जाती है, बार बार मना करती है कि पिताजी वह ज़मीन मत बेचिएगा। लेकिन इधर जो था संतोष का रोज़ का आदत हो जाता बार बार अपने पिता के सामने झगड़ तकरार करने का, जिसकी वजह से बख्श सिंह एक बूढ़े उम्र के होने के नाते परेशान हो जाते हैं। पूरा जो व्यापार होता है अपने बेटे के ऊपर थोप देते हैं। और जब इधर समझ जाते कि हमारे बेटा बिना अपनी जिद पूरी के नहीं मानेगा, तो उसी वक्त बख्श सिंह एक बड़ी ही बढ़िया चाल चल देते हैं। अब जो ज़मीन इधर खुद जाकर अपने बेटे के नाम पहले से करवाए हुए थे, उस ज़मीन का कुछ हिस्सा जो होता है अब बेच बाज देते हैं। और बेचने के बाद जो होता है खुद संतोष के दोनों बेटों के नाम कुछ ज़मीन और करवा देते हैं, और बाकी 4 लाख रुपए जो होते हैं संतोष के हाथ में रख देते हैं। और संतोष जब खबर पाता है तो पैसे तो लेता, और लेने के बाद उसी वक्त फैसला लेता, अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों को अपने गांव छोड़ देता और सीधा का सीधा अब लखनऊ निकल जाता है। अब अपने रोज़गार की तलाश में काफ़ी जगह तलाशी करता है, लेकिन उसके हिसाब से उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये लखनऊ में मेन रोड पर ढाबा खोलना बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े भाई कमरे तो थे और महंगे किराए भी थे। बस की बात हुई, जिसकी वजह से संतोष परेशान हो जाता है, काफ़ी थक हार जाता है कि आखिर अब करे तो करे क्या, कौन सा बिजनेस करे ताकि उसके पिता भी उसके नाम पर गर्व करें। ये सब सोच कर संतोष काफ़ी दिन इधर चक्कर मारता है। और जब हफ्ते 2 हफ्ते चक्कर मारता है तो उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है एक ढाबे पर जाकर एक श्याम कुमार के नाम से व्यक्त हो जाता है। और जब होता है तो श्याम कुमार के हाथ को देखता, उसके कारीगर को देखता है। देखने के बाद वहीं पूरी तरह से मोहित हो जाता है, और इस तरह मोहित हो जाता वह ठान लेता कि अब जो होता है श्याम कुमार को अपने कब्जे में लेना है। उसके पास जादू से पूछने लग जाता तुम कितना पाते हो। वह जब पूरी बात बताता है तो इधर जो होता संतोष करने लग जाता, अगर तुम हमारे साथ हमारे सहमति से ढाबा चलाओगे और उसके लिए हम पूरी मदद करेंगे तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम देंगे, और यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं। और श्याम जैसी यह बात सुनता उसी समय करने लग जाता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हम पार्टनरशिप में ढाबा में सहयोग करें तो हम तैयार हैं। अब यह बात जैसे ही संतोष सुनता उसी वक्त समझ जाता कि आगे हमें करना क्या है। लेकिन श्याम से कहता है जगह बता, और श्याम कह देता कि ठीक हम तुमको जगह बताते हैं। जो जनकपुरी है सेक्टर 2 है ना, उसी का गली है, वहीं पर एक पुराना ढाबा है जो मौके पर काफ़ी नाजुक हाल में पहुंच चुका है। उसके मालिक से बात करना पड़ेगा। यह बात जैसे ही इधर संतोष सुनता उसी वक्त श्याम को बिना टाइम गवाए अपने बाइक पे लेता और लेने के बाद निकल जाता। वहीं पहुंचता है जहां का पता बताया गया था। वहां पहुंचने के बाद उस मालिक से बात करता खुद संतोष, अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेता। और लेने के बाद जो मालिक होता है बड़ी जल्दी अपना जो ढाबा होता है किराए के तौर पर संतोष को देने के लिए हामी भर लेता। और संतोष जो होता उस ढाबे को किराए पर लेता और श्याम के साथ मिलकर अब ढाबे को चलाना शुरू कर देता है। थोड़े दिन बाद जो होता ढाबा बड़ी जल्दी तरक्की पर चल पड़ती है, और ठीक ठाक जब पैसे आने लग जाते हैं तो इसी बीच अब संतोष जो होता है अपने शौक़ और जो उसके ख्वाहिशें होते हैं उसको पूरा करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। और जो पैसे आते उस पैसे का आधा ज़्यादा जो हिस्सा होता है शराब गश्ती और मौज गश्ती में उड़ा दिया करता था। लेकिन अगर कभी भी पैसे कम पड़ते तो अपने गांव पहुंच जाता। 3-4 दिन रहता, अपनी पत्नी राजकुमारी अपने बेटे से मिलने के बाद तुरंत ढाबे पे आ जाता, फिर वहां समय बिताता और समय बीतने लग जाता। और जब समय बीतने लग जाता इसी बीच जो होता है उसका जो अपना करीबी दोस्त होता है जो सहयोगी बना हुआ था श्याम, मौके पर किसी कारणवश इस तरह झगड़े कर लेता है जिसकी वजह से अब ढाबा छोड़कर वह चला जाता। अब इधर एकाएक दुखों का पहाड़ संतोष को टूट पड़ता है कि आखिर अब करे तो करे क्या, कहाँ जाए, क्योंकि अभी तक उसको उतना अंदाज नहीं हो पाया था कि ढाबा पे आखिर कैसे कारीगरी दिखाया जाता है। लेकिन इसी बीच ढाबा पर एक पुराना और कारीगर होता है, रिंकू मिश्रा।
रिंकू मिश्रा का अपना परिवार भी होता है। और लेकिन जब रिंकू मिश्रा से मुलाकात करता है तो रिंकू मिश्रा जो होता है उसी समय मिलकर संतोष के साथ ढाबेगिरी में वह भी हाथ बटाना शुरू कर देता है। और जब बटाने लग जाता है थोड़े दिन बाद वह भी तरक्की पर चल पड़ता है। और इस तरह चल पड़ता है कि दोनों अपने जो शौक़ होते हैं, जो पीने का जो जरिया होता है, अब साथ साथ शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी संतोष को आभास होता है कि हमारी सब ज़रूरत पूरी हो जाने, लेकिन जो रात वाली पत्नी वाली ज़रूरत होती है वह तो नहीं पूरी हो पा रहा है। तभी रिंकू की मदद लेता और लेने के बाद उसी के साथ मिलकर काफ़ी सारे जो होता है लड़कियों के साथ हम बिस्तर का व्यवस्था भी कर लेता। अब यह सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता। तो इसी बीच होता है अब इधर रिंकू की वजह से संतोष काफ़ी ज़्यादा पैसे ख़त्म होने लगते और संतोष भी काफ़ी तंग हो जाता है। और जब तंग हो जाता है तो इसी बीच कहने लग जाता है कि दोस्त कोई ऐसा व्यवस्था बनाए जो परमानेंट हो जाए। और रिंकू जब सुनता समझ जाता है, क्योंकि रिंकू का एक अपना खुद की जान पहचान वाले करीबी दोस्त होती है इधर रिंकी तिवारी का अपना पति होता है प्रेम कुमार, जो ठीक है हरदोई का ही रहने वाला होता है। लेकिन रिंकी जो होती है अपने ही ससुराल जब जाती 1 साल के अंदर अपने पति से ना जाने क्यों झड़े तैयार करती है कि वहाँ से निकलकर अपने ही मायके लखनऊ आ जाती है। लेकिन लखनऊ आने के बाद अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए इधर उधर अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे बिता रही है। लेकिन उसका जो होता उस ढाबे पर काफ़ी आना जाना हो जाता। आने जाने की वजह से रिंकू से पहले जान पहचान बन जाती है। और जब जान पहचान बन जाती है तो उसी वक्त रिंकू जो होता है अपने ही कमरे में एक सहपाठी के तौर पर जो होता है इधर रिंकी को अपने रूम में रहने के लिए जगह दे देता। और जगह देने के बाद जो होता है दोस्ती बढ़ जाता है। और दोस्ती के बीच जो होता है जब इधर पता चलता है खुद रिंकू को उस संतोष को एक लड़की की परमानेंट ज़रूरत है तो उसी वक्त ध्यान आ जाता है और उसी वक्त इसकी जानकारी खुद रिंकी को देता। और रिंकू खबर पाती कहने लग जाती है कि रिंकू जो तुमने जानकारी दी है बड़ी खुशनसीब वाली जानकारी दी थी, क्योंकि हमें काफ़ी दिनों से एक ऐसी युवक की तलाश थी जिसके पास काफ़ी सारे पैसे हो और हमारी ज़िंदगी को 4 चाँद लगा सके, और हमें वह मुर्गा मिल चुका है। अब रिंकू के साथ मिलकर जो होती है पूरी तरह से प्लान बनाती। उसी प्लान के तहत जो होता है मुलाकात करवाने के लिए संतोष के पास पहुंच जाता। और जैसे रिंकी अब संतोष को देखती है, देखने के बाद वह उसी समय मुस्कुरा पड़ती है, क्योंकि उसके अपने चाल होते हैं, मकसद होते हैं पाने के लिए। क्योंकि उसको पता होता है कि इधर संतोष के पास काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए हैं, लगभग 50-60 लाख रुपये पड़े हैं। यही सब सोच साच कर वहाँ उसी वक्त भाव दिखाना शुरू कर देती है। और दिखाने की वजह से संतोष जो होता बड़ी जल्दी इधर तुरंत ही उसके तरफ अपने हाथ फैलाने के लिए हामी भर लेता है। 2-3-4 बार इधर चक्कर लगाना खुद होता है रिंकी का संतोष के ढाबे पर बन जाता है। तभी एक बार खुद वह प्लान सोचती, उसी प्लान के तहत खुद ढाबे पर पहुँचते करने लग जाती है कि साहब जी हमें भी काम दे दीजिए। और ढाबे के मालिक होने के नाते संतोष खूबसूरती देखा उसी वक्त होता है काम दे देता। और ढाबे पर जो होता है रिंकू के साथ काम करना शुरू कर देते। और रिंकू एक साथ ढाबे पे काम करने, इसी बीच होता है इस तरह करीबी अपनी दिखाने लग जाते। दिखाने के बाद रिंकू को पूरी तरह से यकीन हो जाता है अब जो होता है संतोष हमारी पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है, अब हमें चाल को और आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे ही संतोष जाकर रिंकी के सामने प्रेम का इजहार करता है तो उसी वक्त रिंकी कह देती है कि देखो साहब, हम तब तक रिश्ते को अंजाम नहीं देंगे जब तक तो हमारे साथ ज़िंदगी के तहत शादी का व्यवस्था नहीं करोगे। हम शादी के बंधन में बंधकर तुम्हारे साथ अपनी परतधगनी वाला रिश्ता निभाएंगे। यह बात संतोष सुनता सोच लेता है कि चलो हमारी पत्नी जो थी राजकुमारी, एक तो उम्र दराज हो गई है और एक तो हमारे सामने 22 साल की खूबसूरत युवती खड़ी है और हमारी उम्र 38 साल के आसपास पहुंच चुका है। अगर खूबसूरत युवती हमें मिल जाती है तो ज़िंदगी जीने का ही अलग मज़ा है। यही सब सोच साल का संतोष होता उसी वक्त हमें भर लेता। भरने के बाद इधर रिंकी संतोष को लेकर जाति पास मंदिर रहता, उसी में दोनों शादी कर लेता। और शादी करने के बाद होता है अपने रिश्ते को बेधड़क संबंध के जरिए इधर रिंकी और संतोष अंजाम देना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे पूरी तरह से पैसों का बारिश करना संतोष रिंकी के ऊपर करना शुरू कर देता है। और करने की वजह से काफ़ी खुशीमय तरह से ज़िंदगी बीतने लग जाता है। पति पत्नी की तरह रिश्ते को अंजाम देने लग जाते हैं। अब इधर दूसरी तरफ है राजकुमारी को खबर लगता है, आखिर उसके पास कोई चारा नहीं बनता सिवा पछताने का। बार बार फ़ोन करके झगड़े तकरार करती, हर बार कह जाता कि अब हम गाँव नहीं आएंगे, हमारी ज़िंदगी यही बच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है संतोष कुछ ऐसा मकसद से इधर जाकर संतोष के बात करने लग जाता कि दोस्त हमें 1,60,000 रुपया दे दो। वह मान जाता और दे देता है। इधर खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी अब तीनों का चलने लग जाता है। लेकिन कुछ साल के बाद जो होता है रिंकी को आभास हो जाता कि संतोष के जो जेब थे पूरी तरह से खाली हो चुके हैं।
अब हमें उससे पीछा छुड़ाना चाहिए, जिसकी वजह से अब रिंकी जो होती है संतोष से किराना करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो इधर जो होता है रिंकी का करीबी जाकर अब रिंकू से बन जाता, बनने की वजह से दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाते और संबंध का जो सिलसिला चलने लग जाता। लेकिन इसी बीच की जानकारी संतोष को लग जाता और जब खबर पाता तो उसी वक्त संतोष खुद जाता है रिंकू के पास, कहने लग जाता कि हमारे जितने भी पैसे हैं हमें दे दो और तुम यहाँ से तुरंत काम छोड़ दो। लेकिन जैसे ही रिंकू खबर पाता सनस रह जाता, उसकी जानकारी आकर रिंकी को देता और रिंकी खबर बात करने लग जाते कि हम भी इस नाजायज युवक के पीछे पड़ गए, हम नहीं चाहते अब हमारे पीछे खुद यह दौड़े, हम चाहते हैं हमेशा के लिए इससे छुटकारा है मेरे। और यह बात जब रिंकू सुनता है, रिंकू सामने कह देता है कि हम भी चाहते हैं कि हमें पैसे ना देना पड़े, क्योंकि हमारे ऊपर 1,60,000 रुपये का जो बोझ दबा के बैठा, हम भी नहीं देना चाहते। यही सब सोच कर दोनों उसी समय एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वह चाहते हैं कि संतोष अगर दुनिया में ना रहे तो हम दोनों इस ज़िंदगी से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कर्ज है पूरी तरह से हट जाएंगे और तुम्हारे जो प्रेम रोगी है वह तो निकल ही जाएगा। ये सब सोच साच कर रिंकी और रिंकू दोनों खतरनाक फैसले, इसी फैसले के तहत जो होता है अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। और तभी 17 मार्च साल 2014 का ही अब शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम के होने के बाद जो होता है इधर रिंकू और रिंकी और साथ में संतोष तीनों बैठकर एक साथ काफ़ी सारे शराब का सेवन करते हैं। लेकिन शराब का जो आधा से ज़्यादा हिस्सा होता है संतोष को दे, जिसकी वजह से संतोष थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता है। और उसी वक्त रिंकी और रिंकू जो होते हैं दोनों मिलकर उसे अपने साथ लेते और लेने के बाद वहाँ से लगभग कुछ दूर चले जाते हैं। और जैसे ही लखनऊ फैजाबाद रोड पड़ते हैं वहाँ KTL वर्कशॉप के पास जाते हैं तो देखते खंडरनुमा मकान, उसी मकान में लेकर संतोष को दोनों घुस जाते और धक्का बड़ी जोर मारते, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वहीं गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या कर देते और दोनों हत्या करने के बाद अपने अपने घर पहुँच जाते। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद जो होता है रिंकू मिश्रा और रिंकी तिवारी लाते सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक फट जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ऊपर एक कस्टडी में ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती और कोर्ट में दोनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का जो सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबल जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें सौरभ तिवारी जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और दीपक कुमार ठाकुर जो राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं और इधर मनोज कुमार वर्मा और जो इधर उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों अगली बार आपका नाम जरूर लेंगे, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप शादी के मौज में रहिए और अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारते रहिए। जय हिंद और जय भारत।